इस बजट एक्सपेक्टेशन वीडियो की शुरुआत में एक डेटा के साथ करना चाहूँगा और डेटा बड़ा शॉकिंग है। डेटा आपका ये है कि इंडिया के जो बिजनेसेस हैं उनका वर्स्ट क्वार्टर रहा है Q1, यानी अप्रैल टू जून महीने का जो क्वार्टर था वो इंडिया का कोविड के बाद का सबसे खराब बिजनेस क्वार्टर रहा है। बात यहीं पर नहीं रुकी, सेकंड क्वार्टर वो भी खराब रहा और अभी थर्ड क्वार्टर यानी अक्टूबर टू दिसंबर 2024 का क्वार्टर भी खराब ही रहा है और ये सिलसिला लगातार चलते जा रहा है। और इसी के चलते मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आरबीआई ने जीडीपी की जो प्रोजेक्शंस थे उन्हें रिवाइज किया है। रिवाइज करके बढ़ाया नहीं बल्कि कम किया, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि रियलिटी में क्या हो रहा है। और फिर हम देख रहे हैं कि अक्टूबर महीने से लगातार शेयर मार्केट बहुत गिर रहा है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कोविड के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया वो तो काफ़ी डरे हुए कि ये क्या चल रहा है। बट देखिए कि अल्टीमेटली यही होता है कि अगर बिजनेसेस परफॉर्म करना बंद कर दे तो शेयर प्राइसेस में फॉल आना, मतलब शेयर प्राइसेस को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। एक है कि बिजनेस के फंडामेंटल्स और मेन तो वही है कि धंधा किस तरह से चल रहा है। लॉन्ग टर्म में धंधा अच्छा चलेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों के इमोशंस वगैरह ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं, बट ओनली इन द शॉर्ट टर्म। अभी ये हो रहा है रिसेंटली कि आप देखोगे कि पिछले 9 महीनों से बिजनेस परफॉर्मेंस नॉट गुड, क्वार्टर खराब पे खराब आते जा रहे हैं, जिसके चलते जो अर्निंग्स है, आप एफएमसीजी की देखेंगे तो हालत बड़ी खराब है। बड़ी बड़ी कंपनी एचयूएल वगैरह वगैरह जैसे सिंगल डिजिट में रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ है 1-2% की। अगर कंपनी की ग्रोथ 1-2% की होगी तो क्या ही रिटर्न्स आप ऐसे कंपनी से एक्सपेक्ट कर पाओगे, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो ये जो बजट है मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कुछ बड़ी और राहत देने वाली अनाउंसमेंट्स नहीं होती है तो इसी तरह की इकोनॉमी की सिचुएशन जारी रहेगी। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस बजट से जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मेरा वो ये है कि 1992 के 50%, एटलीस्ट 30% का भी, जो 1992 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट दिया था उसका एटलीस्ट 30% फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया जाता है तो एक इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो जाएगा और ग्रोथ की जो स्पीड है वो और भी धीमी हो सकती है। एक्चुअली क्या है ना कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें एटलीस्ट करंटली 8% के हिसाब से बढ़ना चाहिए, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, बट समवेयर अराउंड 6% के करीब हमारी ग्रोथ यहाँ पर जा रही है और वो धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। तो ऐसे में ये बजट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और बहुत हद तक मैं आपको समझाऊंगा आगे कि क्यों ये बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। तो वन बाय वन मेरे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है और बड़े रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मेरे हैं इस बार। एक्चुअली हर बार ये होता है कि मैं टीवी के सामने बैठता हूँ, बजट देखता हूँ, बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है जैसे आपकी होती है वैसे ही मेरी भी है। बैठता हूँ और बाय द एंड ऑफ द बजट जो भी 5-6 सालों से चल रहा है करंट फाइनेंस मिनिस्टर का, हाथ में निराशा के अलावा कुछ नहीं आता और उन्हीं चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है और ये मेरा लास्ट बजट रहेगा जिसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके मैं बैठा हूँ। अगर ये एक्सपेक्टेशंस कुछ भी मात्रा में फुलफिल नहीं होती है और एक डिजास्टर ही बजट साबित होता है सो नेक्स्ट टाइम से शायद मैं बजट नहीं देखूंगा अनलेस एंड अनटिल फाइनेंस मिनिस्टर चेंजेस। इन दैट केस कि अगर कुछ होता नहीं इस बजट में तो की बात है। तो देखते हैं क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस, बेसिक एक्सपेक्टेशंस हमें इस बजट से रखने ही रखने चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको कई बार लगता होगा कि हमें स्टॉक मार्केट में शुरुआत तो करनी है लेकिन करे कहाँ से। तो आपके लिए खुशखबरी है, इस 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के दिन हम फाउंडेशन कोर्स 2.0 फॉर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें एक स्टॉक मार्केट बिगिनर को जो भी चीज़ें सीखनी है शेयर मार्केट के बारे में, कि शेयर मार्केट में कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, विनिंग आईपीओस कैसे ढूंढने हैं, साइकोलॉजी, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी, स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक्स एकदम डिटेल में, ये सारी चीज़ें आपको विथ केस स्टडीज सीखने मिलेगी। इसमें ढेरों सारी केस स्टडीज आपको मिलेगी जो प्रैक्टिकल और रियल नॉलेज आपको देगी, थेरोटिकल बिल्कुल भी नहीं। तो हमने यहाँ पर एकदम 100% प्रैक्टिकल चीज़ों की बात की है, जिसके चलते शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी है वो यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। इस प्री लॉन्च ऑफर में अगर आप इसे बुक करते हैं तो 7,999 का ये कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 2,919 रुपीज़ में। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना होने दें, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और एक चीज़ याद रखना कि हमारी प्री लॉन्च ऑफर जो होती है वो आपको बाद में कभी नहीं मिलती है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस टू लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। सी यू इन द फाउंडेशन कोर्स 2.0 फॉर बिगिनर्स। तो शुरुआत करते हैं कि 2024 में क्या कुछ बताया गया और उसमें से क्या कुछ हुआ वो आप ही बताइए। फिर जनरली हम पीछे वाली चीज़ें कई बार भूल जाते हैं तो उन्हें भी याद करना ज़रूरी है और सही में कुछ हुआ है उसकी मदद से वो भी देखना ज़रूरी है। 2024 में टोटल बजट एलोकेशन था 45 लाख करोड़ के आसपास का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया, जिसमें हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो, इसके लिए काफ़ी कुछ किया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक ऐसा सेक्टर है जिसपे मतलब करंट गवर्नमेंट काफ़ी बुलिश है। हाईवेज बन रहे हैं, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। मेरा होम टाउन मलकापुर है विच इज़ लाइक 70-80 किलोमीटर्स फ्रॉम जलगांव। जलगांव से आज डेली फ्लाइट्स हैं
हैदराबाद के लिए, गोवा के लिए, पुणे के लिए, वीकली फ्लाइट से फॉर मुंबई एंड अहमदाबाद। उड़ान स्कीम जो सरकार की चलती है उसके तहत जो छोटी मोटी एयरलाइंस है उन्हें काफ़ी कुछ सब्सिडीज मिलती है, जिसकी वजह से हो पा रहा है। दिस इज हैपनिंग इन लॉट ऑफ टियर 2 सिटीज जिन्हें बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे भी क्या है कि आसानी होती है ट्रैवल करने में, कि कहीं पर भी जाना है तो कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के कहीं पर भी जा सकता हूँ। और क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है तो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। अब जब मैं जाता हूँ तो एयरपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली पैक्ड, कंप्लीटली फुल होते हैं एयर क्राउड्स भी, तो रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। और हाईवेज़ की बात करें तो हाईवेज़ बहुत तेज़ी से इंडिया में बन रहे हैं। मेट्रोज़ की बात करें तो मेट्रोज़ भी काफ़ी तेज़ी से बन रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा है कि देखिए, जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, वेयर इट इज़ ड्यू, आपको देना होगा। तो यहाँ पर ज़रूर चीज़ें हो रही है, लेकिन इसके अलावा बाकी सेक्टर की बात करें, पर्टिकुलरली फाइनेंस सेक्टर की बात करें, या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पर आम लोगों के लिए ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। तो 2024 में एक और चीज़ की गई थी, सेक्शन 87A के तहत 7 लाख का टैक्स फ्री इनकम स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर ग्रीन इकोनॉमी के लिए 30,000 करोड़ का बजट रखा गया था। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हें प्रमोट करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किस तरह का बजट यहाँ पर अलोकेट किया गया, और वहाँ पर भी काफ़ी कुछ काम होता हुआ दिख रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। इसी चलते हमने देखा कि सब्सिडीज चल रही है सरकार की तरफ से, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सोलर लगा भी रहे हैं। और जब सोलर की बात हो ही रही है तो एक और चीज़ के बारे में बात करता हूँ, जिसको मैंने शुरुआत में बताया था कि बिजनेस आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो जो FMCG कंपनी, नेस्ले वालों ने बोला कि इंडियाज मिडिल क्लास श्रिंकिंग, कम हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसका एक बेसिक रीज़न आप देखेंगे ना, तो कोई भी चीज़ हो, देखिए इंडिया में लोगों को यही लगता है कि जो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वही टैक्स पेयर्स हैं। इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में बहुत कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। तो सभी लोगों का हमेशा यही फोकस होता है कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। मेरा जो व्यू है वो थोड़ा अलग है। ऑफ कोर्स इनकम टैक्स में जो मिडिल क्लास को और भी ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, और मेरा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो 7 लाख तक का जो टैक्स फ्री स्लैब है, आज के डेट में 7 लाख में ज़्यादा कुछ नहीं होता। इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़, जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि रेंट वेंट ये सब फैमिली वगैरह रहेगी, बच्चों के एजुकेशन खर्चे 50-50, 60-60 हज़ार रुपये तो बेसिक स्कूल के खर्चे हो गए हैं। ये तो मैं बहुत बेयर मिनिमम बात कर रहा हूँ। बहुत ही चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही, बिकॉज उसके लिए भी एक रीज़न है। मैं आता हूँ, मतलब इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूँगा। इंडिया में प्रॉब्लम क्या बताएगा कि सारे बिजनेसेस मेट्रो सिटीज़ में ही आते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में टैलेंट है। तो अगर मैं टियर 3 सिटी में पढ़ा हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे मेट्रो में जाना पड़ेगा। मेरा जो टियर 3 टाउन है, जैसे मलकापुर, मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा, बाकी जगह जाना पड़ेगा। सेम थिंग इज हैपनिंग। हमारे टाउन से 10th में लोग पास आउट हो जाते हैं, सारे के सारे पुणे मुंबई चले जाते हैं। एवरीबडी इज़ लाइक, हर एक स्टेट का ऐसा ही है। नॉर्थ वाले दिल्ली में जाएंगे, उधर साउथ वाले हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई में जाएंगे, वेस्ट वाले मुंबई, अहमदाबाद में चले जाएंगे। अब हर जगह अलग अलग लोग मेट्रो सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहीं पर जॉब है, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं है। मेट्रो की जो चीज़ें हैं, लैंड लिमिटेड है, वहाँ की रास्ते वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, और जिस हिसाब से वहाँ की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से काम नहीं होते हैं, कंजेशंस बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इतने सारे लोग आ रहे हैं, लैंड लिमिटेड है, तो लैंड की प्राइसेस बहुत तेज़ी से अप्रिशिएट हो रही है, जिसके चलते अब देखिए 2 बेसिक चीज़ें हैं। लैंड की प्राइस, 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। लैंड की प्राइस अप्रिशिएट होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज दुकान कोई आता है, किराना दुकान, उसको ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, वो आपसे फिर हर एक चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा पे करेगा, चार्ज करेगा। वहाँ पे सैलून आता है तो उसका भी भाड़ा और बाकी चीज़ें ज़्यादा महंगी होगी, तो इसीलिए वो भी आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा, इसलिए होल इकोनॉमी महंगी हो जाती है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग ये होती है कि जब भी, एंड दिस इज हैपनिंग इन मेट्रो सिटीज़, एंड दैट इज़ वाई हमने डिसाइड किया कि मलकापुर में टियर 3 सिटी में एक ऑफिस बनाते हैं सर्विस कंपनी का, ताकि लोगों को जाना, इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, एंड दे कैन स्टे इन द टियर 3 सिटी, सेव ऑल द कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, इसे कम करने का जिम्मा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का है, थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योर्स का है, हमारे जैसे, कि हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। जैसे मिस्टर श्रीधर वेम्बू ने लिया है, जो कि ज़ोहो के फाउंडर हैं। उन्होंने रूरल तमिलनाडु में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, वहाँ पर ऑफिस शुरू किए, और वहाँ से प्रॉफिटेबल कंपनी वो चला रहे हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है ज़ोहो। तो एक तो हो गया रियल एस्टेट, जो लिमिटेड है मेट्रो सिटीज़ में, और धीरे धीरे उसकी प्राइस और भी अप्रिशिएट होगी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़नी है मेट्रो सिटीज़ की। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके खर्चे बढ़ाता है और आपके लिए जीना मुश्किल कर देता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में एवरेज 7% का चलता है, इंडिया में 14% का चलता है। अब होता यह है कि इंडिया में उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया में जो भी चीज़ें हैं, जो गुड्स है, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए सही कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे रोड ट्रांसपोर्ट उसके लिए यूज़ किया जाता है। रोड में फिर आपको टोल आते हैं, रोड में फिर आपको पेट्रोल डीजल भरना है, और पेट्रोल डीजल पर कितने टैक्सेस आप पे करते हो आपको ही पता है। ओवरऑल निकाले तो 100% के करीब टैक्सेस हो जाते हैं वहाँ पर, अलग अलग, क्योंकि उसको GST में लिया नहीं गया है। तो अब ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। अब समझने के लिए आप शायद इसको गाड़ी में पेट्रोल भरने जितना ही सोचोगे कि मैं गाड़ी में भर रहा हूँ तो वही मेरा पेट्रोल, नहीं।
आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो कैमरा मेरे सामने है, जो माइक है, जो लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ों पर जो डिलीवरी हुई है उसमें कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट से वो आई है यहाँ तक, और उसमें वो कॉस्ट जुड़ी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई और उसकी वजह से मुझे सारी चीज़ें आज महंगी पड़ रही है। जो कि अगर ये टैक्स कम हो जाता, जैसे कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बीच में कम हुई थी तो अचानक फिर और टैक्सेस बढ़ा के उस प्राइस को वहीं पर रखा गया, विच वॉज आई थिंक वॉजंट अ गुड मूव फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। आप बाकी जगह से भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, उस पर मैं एक आने वाले टाइम में बजट के बाद एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बड़ा ज़बरदस्त वीडियो रहेगा कि मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता। आज की इस वीडियो में उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस मेरी है, वन बाय वन बताऊंगा। तो मेरा बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है कि ये खैर जीएसटी काउंसिल का सब्जेक्ट है जो अगेन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है, बट मेरा ये कहना है कि आप टैक्स रैशनलाइजेशन के नाम पर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। अगर आपको जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के लिए आया तो सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, पेट्रोल डीजल को भी उसमें लाइए, ठीक है, दारू वगैरह को आपको नहीं लाना है, डिफरेंट थिंग, लेकिन पेट्रोल डीजल को उसमें ज़रूर लाइए, क्योंकि ये हर एक आदमी के एक्सपेंसेस पर इम्पैक्ट कर रहा है और बहुत भारी मात्रा में इम्पैक्ट कर रहा है। और इसीलिए एफएमसीजी कंपनीज तो काफ़ी सारी ऐसी कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अभी यार ग्रोथ का होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लोगों ने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें भी खरीदना बंद कर दिए रूरल और टीयर 3 सिटीज़ में। दिस इज़ हैपनिंग इन इंडिया। तो इनकम टैक्स तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा फिर वो मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, सभी के लिए जो मैटर करता है वो है पेट्रोल डीजल की कॉस्ट। और उस पर ज़रूर जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, मुझे आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि एक स्पेशल मिनिस्ट्री उसके लिए रखी गई है। सो इट इज़ देयर ड्यूटी कि आपको देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट ही हो रहा है, किस तरह से आप दिमाग लगा के इसे कम कर सकते हो, और बाकी जगह से और भी क्रिएटिव तरीके हैं टैक्स कलेक्शन से, वहाँ से आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ है दे शुड हायर मोर एंड मोर प्राइवेट कंसल्टेंट्स, जो टारगेट बेसिस पर उस गवर्नमेंट को चीज़ें एग्जीक्यूट करके दे कि दिस इज़ समथिंग जो हमें करना है, ये आपका टारगेट है, ये करोगे तो ही पेमेंट्स मिलेगा। दैट वे थिंग्स कुड वर्कआउट। मतलब ऑफकोर्स जो करंट सिस्टम है वो है ही, बट प्राइवेट को भी कहीं ना कहीं लाएंगे तो चीज़ें और एफिशिएंटली बेटर तरीके से निकल कर आ सकती है। तो एक तो हो गया पेट्रोल डीजल का, और ये मेरी सबसे बड़ी डिमांड है कि उसको जीएसटी को बस सिंप्लीफिकेशन के नाम पे आप फिर कैरामलाइज पॉपकॉर्न और नॉर्मल पॉपकॉर्न पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और जीएसटी को पॉइंट को ही कंटिन्यू करते हुए मुझे ये भी बोलना है कि आप दुनिया भर में कई सारी सरकारें हैं, उसमें से बहुत सारी सरकारें अगर टैक्स लेती है तो उसके बदले में आपको मिनिमम चीज़ें देती है। अब ठीक है, मैं बाकी मिनिमम चीज़ों की बात नहीं करता कि पानी पीने के लिए क्लीन नहीं क्लियर बाकी चीज़ें हैं, बट अगर आप एटलीस्ट लोग खुद से अगर हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उस पर तो भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए, जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब दिस इज़ लाइक वेरी ऑड सिचुएशन वी आर इन। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिस पर काफ़ी पहले काम हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अब जो 2-3 एक्सपेक्टेशंस है, अगर ऐसे होते हैं तो इससे थोड़े एक्सपेंसेस हमारे कम हो जाएंगे। एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी सेविंग्स बढ़ जाएगी। इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है आज से 10 साल पहले इंडिया का जो डोमेस्टिक सेविंग रेट था वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट था, अराउंड 28% के करीब था, जो कि धीरे 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 अभी कम होता जा रहा है। और मेरे हिसाब से अभी रिसेंटली 16-17% पर आया है और लगातार ये कम होता जा रहा है। लोगों के पास सेव करने के लिए है ही नहीं, सारे पैसे जा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। पेट्रोल भर रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है कि उसमें टैक्सेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, एंड सो ऑन सो फॉर। जो भी चीज़ें आप ले रहे हो उस पर भी आपको टैक्सेस यही सब हर जगह हो गया है। सो दैट इज़ वाई जो सेविंग की और पॉपुलेशन उसमें बढ़ रही है, उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो बर्डन्स भी काफ़ी ज़्यादा है इकोनॉमी पर। तो सेविंग उनकी बढ़नी चाहिए। तो वो जो पहले मैंने 2 चीज़ें बात की उससे वो सेविंग बढ़ने में मदद होगी। अब जो सेविंग बची है उसका करेंगे क्या, तो उसे उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्ट ऐसा करना पड़ेगा कि वहाँ पर भी उनका पैसा भी बने और ज़्यादा टैक्स भी ना देना पड़े, नहीं तो अगेन कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा इन्वेस्ट करने का। रिसेंटली हमने देखा कि जो भी जुलाई मंथ में बजट आया, पोस्ट इलेक्शन बजट, उसमें काफ़ी कुछ शॉक्स हमें मिले कि जैसे बजट हो गया तो ऐसा लगा कि पब्लिक का काम हो गया, फेंक दो अभी। वहाँ पर हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसे 15% से 20% किया गया, और जो LTCG था उसे 10% से 12.5 किया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी वो आने वाले टाइम में 15% हो जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली इट वॉज 0 few years बैक, 0 था, एब्सोल्यूट 0 था। अब ऐसा है कि मैं अगर देखिए, अब इंडिया में क्या है कि आपको सर्विसेज मिलती नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है सभी को पता है, गवर्नमेंट से आने वाला पानी उसकी क्या हालत है सभी को पता है, आपको वाटर प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा। मतलब सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमें अपने खर्चे से ही करनी है। हमारा बुढ़ापा वगैरह सारी चीज़ें हमें अपना खुद ही ध्यान रखना है। कोई उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन भी बंद हो गई है। यू गेट, आपके अकाउंट से पैसे कट के नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किए जाएंगे और वही पैसा आपको मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आपको अगर प्लान करना है फ्यूचर का, बहुत बड़े बड़े जो खर्चे हैं, अभी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है,
अब बेसिक इन्फ्लेशन 6-7% का रेट आता है, बट एक्चुअल में ये उससे ज़्यादा है। एजुकेशन लाइन में देखें तो 14-15% का मिनिमम इन्फ्लेशन है। मेडिकल लाइन में भी मेरी दादी को 2 दिन एडमिट किया गया था, कुछ भी नहीं किया डॉक्टर ने, ना एक सलाइन लगाई ना कुछ, बस बैठा के रखा कि ठीक है हम देखते हैं। 2-4 चेकअप किए, चेकअप के पैसे अलग 10,000 रुपये, गोलियाँ ली 9,000 रुपये की, और 44,000 रुपीज़ लिए जस्ट 2 दिन के उधर रहने के। एंड दिस इज़ इन बुल्ढाना, जो कि महाराष्ट्र में आता है, छोटा सा ही शहर है, वहाँ की बात है। तो अगर इस तरह के खर्चे होंगे तो कॉमन मैन कैसे जी पाएगा? तो इसीलिए उसे प्लान करना है इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स में उसको ऑफकोर्स गवर्नमेंट को और प्रमोट करना चाहिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए फ्यूचर ऑप्शंस में सेबी चीफ ने ये बोल दिया कि हम फ्यूचर ऑप्शंस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं। ठीक है, आप ला रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे थे, अपनी मर्जी से कर रहे थे। ठीक है, आपने बोला कि छोटे मोटे लोगों को हम कट ऑफ करना चाहते हैं, जो बड़े लोग ही कर पाएंगे, तो छोटे मोटे लोग कट ऑफ हो गए। लेकिन अब करेंगे कहाँ पर वो इन्वेस्ट? आपने हर जगह रास्ते ब्लॉक करके रखे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर वो इक्विटी से पैसा कमाए तो फिर वहाँ पे आप 20% लोगे, प्लस उन पर अलग चार्जेस उन्हें ऑलरेडी देने हैं। ब्रोकरेज चार्जेस पर आपका GST है, STT है, तो ये डबल टैक्सेशन है, मतलब कई सारी जगह पर, कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद, सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद अगर कुछ बचता भी है तो उस पर भी देना ही देना है। एंड वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है टैक्स। ठीक है, कम होने की कोई, और उसमें कोई गवर्नमेंट को कोई हेल्प नहीं है लोगों को कि हम रिसर्च करने में आपकी मदद करेंगे, हमारा कोई पोर्टल है विच विल हेल्प यू टू मेक मोर मनी, नथिंग। और LTCG की बात की जाए तो बहुत सारे लोग आज इंडिया में बहुत अवेयर हुए। आप एक जगह बोलते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, दूसरी जगह आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो, तो LTCG में, म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ बेनिफिट तो दो उनको, बट नथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग। अब देखिए कि ये जो कंपनीज़ है, मतलब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि हाउ हम देख रहे हैं कि दुबई है, तो अगेन वी कांट, इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। वही दुबई की अगर हम बात करेंगे, थिंकिंग बड़ी अलग है। उन्हें पता है कि किस तरह से टैक्स कलेक्शन करना है, स्मार्टली करना है, और किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आई थिंक आपके पास, मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव टैक्स सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर इंटेलिजेंटली आप टैक्सेस लगा रहे हो, काफ़ी सारे ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स दे रहे हो जिससे बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस शुरू करे। आज बहुत सारे बिजनेस का यही, मतलब छोटे मोटे बिजनेस का यही कंसर्न होता है कि हमारा सारा टाइम तो टैक्स कैलकुलेशन और कंप्लाइंसेस में ही जाता है। अभी रिसेंटली उन्होंने RA, जो रिसर्च एनालिस्ट होता है, उसके लिए भी इतने सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स एंड कंडीशंस लाई है कि पूछिए मत। अब उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स है तो आपको 3 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे एक सेबी की एंटिटी के पास। 1,000 से ज़्यादा क्लाइंट है तो 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। आप, और उस पर भी आप एक लिमिटेड फीस ही चार्ज कर सकते हो। एक RA कंपनी है, रिसर्च एनालिस्ट कंपनी, उन्होंने बड़ा सही एक न्यूज़पेपर में लिखा कि देखिए, एक तो इतने सारे कंप्लाइंसेस करेंगे और लिमिटेड फीस रखेंगे तो हम सर्वाइव करना टफ हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्यों लाई है? क्योंकि कुछ लोग गलत काम कर रहे थे। तो बेटर है कि सेबी को उस पर काम करना चाहिए कि गलत लोग कर ही ना पाए, रादर देन जो अच्छे लोग हो रहे हैं उन पर आप नई नई चीज़ें इम्पोज कर रहे हो। तो उनका ये कहना था कि मान लो एक गलत आदमी है, वो ये रूल नहीं फॉलो करता, तो उसको क्या आ रहा है, उसको 10-20 हज़ार की पेनल्टी लग रही है बस। लेकिन जो सही तरीके से कर रहा है उस पर कंप्लाइंसेस कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। यानी कि चोर को पकड़ने के बजाय आपको पहले बोला जा रहा है कि आप दरवाजे पे ताला लगाओ, फिर बोला जा रहा है कि आप लोहे का दरवाज़ा लगाओ, और लोहे के बाद फिर एक और 4 दरवाजे लगाते चले जाओ, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी एंड सर्वाइवल टफ होता चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब एक स्मॉल एग्जांपल देके मैंने बताया जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चल रही है। बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट का एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है इकोनॉमिक टाइम्स का कि मेनी रिसर्च एनालिस्ट आर सरेंडरिंग देयर लाइसेंसेस। ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और RA की बहुत कमी है, और इसीलिए सही एडवाइजर नहीं मिलने की वजह से भी बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं रास्ते में और फिर फंस जाते हैं। तो गवर्नमेंट अगर STT और बाकी तरह के अलग अलग टैक्सेस ले रही है तो उनका ये भी काम है कि अवेयरनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना और लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाना। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जहाँ पर 200, 500, 1000 लोगों के पीछे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वहीं पर इंडिया में लगभग 2 लाख लोगों के पीछे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट तो बड़ा क्लियर रहेगा कि आप इन जो कैपिटल गेन टैक्सेस है इन्हें कम किया जाए। रियल एस्टेट पर भी इन्होंने इंडेक्सेशन हटा दिया, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी पुअर एंड बैड डिसीजन मेकिंग इन माई ओपिनियन। तो ये सारी चीज़ें हटा के कुछ एक प्रोएक्टिव चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में रहें। रिसेंटली एक डेटा आया कि 4,000 मिलियनियर्स इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। ये डेटा मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी हद तक झूठ है, बिकॉज उससे ज़्यादा लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग इंडिया फॉर सिंगापुर, फॉर दुबई। मेनी कंपनीज आर गेटिंग रजिस्टर्ड इन सिंगापुर एंड दुबई इंस्टेड ऑफ इंडिया, एंड विच इज़ अ लॉस ऑफ इंडिया। हम ये नहीं देख रहे हैं। सो जल्द से जल्द इन मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें और वर्स हो जाएगी और फिर रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा, और इंडिया हमेशा के लिए फिर एक डेवलपिंग कंट्री ही बनकर रह जाएगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की कि किस तरह से आपके एक्सपेंसेस कम रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स के लिए, तभी लोग खर्चा कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात हमने ये बात की कि एक्सपेंसेस कैसे कम रहेंगे, जिससे सेविंग भी बढ़ेगी, जिससे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, जिससे मार्केट में भी पैसा फ्लो होने में मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ मेरी ये है कि बहुत सारे लोग इंडिया में कहते रहते हैं कि इंडिया में जॉब्स नहीं है।
मैं ज़्यादा बहुत सारे बिजनेसमैन को मिलता हूँ और मुझे उनसे मिलकर ये समझा है कि इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है, इंडिया में कमी है तो राइट स्किल सेट की। जो लोग आप में से बिजनेस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई भी धंधा चलाते हैं, यू विल रिलेट विद मी कि ज़रूरत है कि राइट स्किल सेट वाले लोगों की। इंडिया में हर साल काफ़ी अच्छा खासा बजट अलोकेट किया जाता है स्किल डेवलपमेंट पर, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या इम्पैक्ट होता है, उसका नंबर हमारे सामने कभी नहीं आता है कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला, उससे कितने लोगों को जॉब मिली, नथिंग, जस्ट बजट अलोकेट होगा, दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर यहाँ पर एक सिस्टम और एक आउटपुट ड्रिवन चीज़ें होनी चाहिए और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए सरकार की तरफ से कि जहाँ से सही में स्किल डेवलपमेंट हो। फिर मे बी वो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या फिर और भी चीज़ें हो, तो उससे ये होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंडिया में काफ़ी सारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा बहुत पुराना है और ये भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि हम बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी यूएस तो डेवलप्ड है, बट चाइना की भी बात करें तो बहुत तेज़ी से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। एंड एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये भी बहुत मैटर करती है। इन्वेस्टमेंट की बात आई है तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स बेनिफिट कितने इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस ने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया था और मैं देख रहा था तो उन्होंने इसमें एक चीज़ बताई, बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत इंपैक्टफुल चीज़ है, हमेशा के लिए आपके दिमाग में आपको याद रहेगी कि वो बोले कि कोई भी कंट्री दुनिया की यूएस से कम्पीट नहीं कर सकती। कोई भी कंट्री यूएस से कम्पीट नहीं कर सकती और ना ही कर पाई। उनका रीज़न यही था कि यूएस में, और वही कल्चर अभी धीरे धीरे चाइना में भी दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ वाई चाइना इज ऑल्सो गेटिंग बेटर एंड बेटर बेटर। तो उन्होंने ये बताया कि यूएस में अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है, कोई भी बिजनेस शुरू होता है ना, तो उस स्टार्टअप पर रिस्क लेने वाले लोग यूएस में बहुत ज़्यादा है। दे विल टेक इनॉर्मस रिस्क ऑन दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप कि वर्कआउट हो जाए तो बेटर है, नहीं भी वर्कआउट हो तो वी आर रेडी टू पुट दैट रिस्क। एक बेसिक स्टार्टअप को भी $50 मिलियन यानी 300-400 करोड़ की फंडिंग तुरंत यूएस में मिलती है बिना बिजनेस शुरू किए, बस बिजनेस प्लान के बेसिस पर, या फिर एक बेसिक आइडिएशन कुछ उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह, बेसिक प्रोडक्ट, डेमो प्रोडक्ट तैयार किया उसके बेसिस पर। लेकिन उस तरह का इन्वायरमेंट इंडिया में नहीं है। इंडिया में आज भी बहुत सारे जो वेंचर कैपिटल्स है आप देखेंगे, सो दे आर मेनली यूएस बेस्ड, पैसा यूएस से ही आता है। तो ऑफकोर्स वो अपनी कंट्री में ज़्यादा डालेंगे और बाकी कंट्रीज़ में लिमिटेड ही डालते, तो वो एक बेनिफिट उनके लिए कंपटीटिव एज बन जाता है कि हम डालेंगे फिर वो तुरंत चीज़ आगे बढ़ेगी और फिर पहला जो इन्वेंशन है वो यूएसए में होगा। और इन सारी चीज़ों के लिए देखिए, अब रिस्क लेने के लिए आदमी तभी तैयार होगा जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो, तो सेविंग उसकी होनी चाहिए, और फिर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए उसको आपको उत्साहित करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल। ये बहुत ही डीप थिंकिंग है। अगर आप जेफ बेजोस की देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, 15-20 साल का, और उस हिसाब से एक प्रॉपर पॉलिसी लानी पड़ेगी। और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने एकदम सटीक मुद्दों की बात की कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पहले सॉर्ट आउट होनी चाहिए। बाकी का इस पर इतना बजट अलोकेट हो गया, उतना हो गया, तो मुझे लगता है कि उसका भी एक प्रॉपर डेटा हमारे सामने आना चाहिए कि लास्ट ईयर इतना हुआ तो उससे कितना फ़ायदा हुआ, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और इकोनॉमी को उससे कितना फ़ायदा हुआ, ये डेटा भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मेरे बेसिक बजट एक्सपेक्टेशंस है और इसमें से अगर कुछ भी फुलफिल हो पाए तो उससे इंडियन इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर नहीं होते हैं और उल्टा चीज़ें वही की वही रहती है या फिर वर्स हो जाती है, तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हमारी स्पीड थी वो वही के वही रह जाएगी और धीरे धीरे धीमी भी हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी काम करना ज़रूरी है और बहुत जल्दी लोगों को बाहर जाने से भी रोकने की ज़रूरत है। बहुत सारा टैलेंट इज़ मूविंग टू यूएसए, सिंगापुर, दुबई। अब जब दुबई की बात आती है तो आपको क्या लगता है कि कितने % शेख लोग दुबई में होंगे? ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली मतलब आपको लग रहा होगा 50%, 60%। 2013 का ये डेटा है जो ये बताता है कि ओनली 13%, और रिसेंट डेटा तो एक दो डेटा तो ये बोल रहे हैं कि लेस देन 10% हो गई है। तो यहाँ पर मोर देन 50% पॉपुलेशन दुबई की है, वो इंडियंस की है, एंड मोर पीपल आर शिफ्टिंग देयर। जस्ट टू गिव यू द आइडिया, रियलिटी चेक कि क्या कुछ हो रहा है। पीपल आर कंसिडरिंग अनदर इंडिया, दुबई को, क्योंकि वही है, टैक्स बेनिफिट्स है। आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं है। कंपनी काम करे तो ना कॉर्पोरेट टैक्स देने हैं। आप घर वगैरह ले रहे हो तो वो झंझट ही खत्म है। और उस प्लस आपको एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और इसीलिए लोग मतलब नॉट जस्ट यूएई, पीपल आर शिफ्टिंग टू सम अदर कंट्रीज एज वेल। तो इसे रोकने के लिए ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द करने की और एक प्रोएक्टिवली लॉन्ग टर्म थिंक करने की ज़रूरत है। और यही सब कह के आज का मैं अपना जो मेरे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कहानी ख़त्म करता हूँ। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसमें से कुछ मिस हो गया हो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी वो समझ में आए। और मुझे लगता है कि ये बेसिक बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस है जो हमें रखनी चाहिए। कुछ हाई फाई हमने चीज़ें मांगी नहीं है, बेयर मिनिमम हमारे जो राइट्स है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। देखते क्या कुछ होता है 1 तारीख को। कुछ निकल के आता तो बढ़िया है, नहीं निकल के आता है तो फिर गोइंग विल गेट
टफर एंड टफर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।